नमस्ते दोस्तों, आपकी एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे और यूजीसी नेट हिंदी दिसंबर 2024 की तैयारी में आप सभी लग गए होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, अभी यूजीसी नेट हिंदी यूनिट 7 हिंदी कहानी के अंतर्गत जो 21 कहानियाँ लगी हुई हैं, हम बारी बारी से उन पर वीडियो लेके आ रहे हैं। उसी क्रम में आज जिस कहानी के ऊपर हम बात करेंगे, जिस कहानी का संपूर्ण पाठ करेंगे, पाठ के साथ साथ महत्वपूर्ण तथ्य और पीवाईक्यू करेंगे, वह कहानी है उसने कहा था। इसके लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। दोस्तों, अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, प्रत्येक कहानी के ऊपर हम 2 वीडियो लेके आते हैं। पहली वीडियो में कहानी का पाठ, उसके महत्वपूर्ण तथ्य जिस पर एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जा रहे हैं, और उसी वीडियो में हम उस कहानी से संबंधित सारे पीवाईक्यू कर लेते हैं लास्ट में, ताकि आपको तुरंत पता चल जाए कि सब कुछ पढ़ने के बाद हमारे कितने प्रतिशत प्रश्न सही हो रहे हैं। अगली वीडियो, दूसरी जो वीडियो होती है वो होती है एमसीक्यू की। मेरे द्वारा उसी कहानी से संबंधित कुछ एमसीक्यू बनाए जाते हैं, उस पर वीडियो होती है मुश्किल से 10, 12, 15 मिनट की। तो ये दोनों वीडियो आप ज़रूर देखिए। एक प्लेलिस्ट इस चैनल पर बना हुआ है, आपकी एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। हिंदी कहानी के अंतर्गत लगभग जितनी भी कहानियाँ मैं बारी बारी से बात कर रहा हूँ, आप उस प्लेलिस्ट को जाइए और वॉच करिए, और कमेंट बॉक्स में आप मुझे अपना सुझाव भी दे सकते हैं। तो बिना देर किए आज चलते हैं आज के कहानी के ऊपर। इसके ऊपर हम 16 कहानी के ऊपर बात कर चुके हैं। 17वें नंबर की कहानी है, 4 कहानी और बची हुई है। उसने कहा था कहानी का प्रकाशन वर्ष 1915 है, इसे आप जरूर याद करिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार यह मर्यादा में रहकर प्रेम व्यंजना करने वाली एक अद्वितीय कहानी है। इस कोट को याद करिए, करते रहिए। आलोचक ने क्या कहा है इस कहानी के संदर्भ में, मैं वो भी लेके आता हूँ। डॉक्टर नगेंद्र क्या कहते हैं इस कहानी के संबंध में, देखिए। कहते हैं नगेंद्र की गुलेरी जी की कहानियों का प्रमुख आकर्षण तो रस ही है। यह रस उथली आशिकता या मानसिक विलासिता का तरल द्रव्य नहीं है, जीवन के गंभीर उपभोगों से खिंचा हुआ गाढ़ा रस है। क्या है? खिंचा हुआ गाढ़ा रस। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर ये सारी पीडीएफ आपको चाहिए तो इस पीडीएफ के लिए आप दिए गए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज कर सकते हैं कि आपको और किस प्लेटफॉर्म से पीडीएफ चाहिए। मैं कोशिश करूँगा आप तक सारे पीडीएफ पहुँचाने की। आगे देखिए, डॉक्टर श्याम सुंदर के अनुसार डॉक्टर श्याम सुंदर इस कहानी से संबंध में क्या कहते हैं। डॉक्टर श्याम सुंदर कहते हैं कि गुलेरी के साहित्य को अमूल्य रत्न माना है। उनने गुलेरी के साहित्य को अमूल्य रत्न माना है, क्योंकि गुलेरी जी ने अपनी कहानियों में पत्रों के भाव स्थिति में सजीवता का समावेश किया है। पात्रों के भाव की स्थिति में सजीवता का समावेश किया है। विषय, इस कहानी की विषय वस्तु क्या है उसको हम देख लेते हैं। इस कहानी के माध्यम से देश प्रेम भी दिखाया गया है। देश प्रेम को कैसे शिखर पर रखा जाए इसकी भी प्रेरणा देती है। दूसरा, यह प्रथम विश्व युद्ध के पृष्ठभूमि पर लिखी गई कहानी है। तीसरा, त्याग और वीरता के आदर्श की कहानी है। इस कहानी के सभी पात्र को हम देखें तो इस कहानी में कुल 10 पात्र हैं, जिसमें एक स्त्री है। इस कहानी में कुल 10 पात्र हैं और एक स्त्री है। हम देखते हैं, सभी पात्रों को एक साथ देखते हैं। सभी पात्रों को मैं संकलित करके एक साथ एक ही स्लॉट में लेके आता हूँ, एक स्लाइड में लेके आता हूँ। आप इस स्लाइड का चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें, या फिर स्क्रीनशॉट लेने के बाद अपने नोट में लिख भी लें। जो स्त्री पात्र है वो है सूबेदारनी, वह नायिका है इस कहानी की। नायक लहना सिंह, उसके बाद सूबेदार हजारा सिंह, बोधा सिंह, वजीरा सिंह जो कि पलटन का विदूषक था, अतर सिंह जो कि सूबेदारनी के मामा थे, कीरत सिंह लहना सिंह का भाई, लड़की की माया, महा सिंह सिपाही, लपटन सिंह 5 वर्ष से लहना सिंह के रेजिमेंट में अफसर, अब्दुल्ला डाक बाबू और पोल्हू राम, ये सभी इस कहानी के पात्र हैं।
इस कहानी में आए स्थानों के नाम जो आए हैं उसकी तरफ हम देख लें। सबसे पहले अमृतसर, उसके बाद मंगरे सूबेदारनी के घर हैं। मंगरे नाम का एक जगह है जो कि सूबेदारनी का घर है। मांझे लहना का घर है। जगाधरी, उसके बाद लायलपुर, बर्लिन बर्लिन दूसरी कंट्री का नाम भी है यहाँ पे। यहाँ सूबेदार को सरकार ने खेत दिया था। कहाँ पर? बर्लिन में। हो सकता हो अमृतसर के आसपास कोई जगह हो जहाँ जिस जगह का नाम बर्लिन है। अगर कोई वहाँ का देख रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता भी सकते हैं। लेकिन बर्लिन नाम की एक कंट्री भी है जहाँ तक मैं जानता हूँ। आगे देखते हैं, अगले इस स्लाइड में देखते हैं। अगले स्लाइड में हम पूरी कहानी को पढ़ेंगे, पूरी कहानी का पाठ करेंगे। उससे पहले मैं बता दूं कहानी के महत्वपूर्ण फैक्ट जितने भी थे, उसके साथ साथ कहानी के जितने पात्र थे यानी महत्वपूर्ण तथ्य मैंने करवा दिया। अब मैं कहानी का पाठ करूँगा। देखिए सब कुछ क्रम से चलता है। जहाँ पर ये कहानी ख़त्म होती है मैं तुरंत कहानी का PYQ लेके आता हूँ। मैं आपको एक बार अगर दिखा दूँ तो आप देख भी सकते हैं। देखिए जहाँ ये ख़त्म होता है मैं तुरंत PYQ लेके आता हूँ। आप देख सकते हैं इसे, ये सारे PYQ हैं पिछले वर्ष। ये देखिए UGC नेट हिंदी जून 2020 में पूछा गया था। तो ठीक है, आप अंत तक जुड़े रहिए ताकि आपको मिल पाए ये सब कुछ, आप देख पाएँ। तो बिना देर किए हम चलते हैं, कहानी का पाठ करेंगे। देखिए आप लोग, बड़े बड़े शहरों में इक्के गाड़ी वालों की ज़बान के कोड़ों से जिनकी पीठ छिल गई है और कान पक गए हैं, उनसे हमारी प्रार्थना है कि अमृतसर के बम्बू काट वालों की बोली का मरहम लगावें। जब बड़े बड़े शहरों की चौड़ी सड़कों पर घोड़े की पीठ चाबुक से धुनते हुए इक्के वाले कभी घोड़े की नानी से अपना निकट संबंध स्थित करते हैं। आप समझ रहे हैं किस तरीके का व्यंग किया जा रहा है यहाँ पर, मतलब किस तरीके से घोड़े गाड़ी बैलगाड़ी को कैसे चालक जो है गाली देता है, वही बता रहा है। इक्के वाले कभी घोड़े की नानी से अपना निकट संबंध स्थिर करते हैं, कभी राह चलते पैदलों की आंखों में के न होने पर तरस खाते हैं, कभी उनके पैरों की उंगलियों के पोरों को चीथ कर अपने ही को सताया हुआ बताते हैं और संसार भर की ग्लानि, निराशा और क्षोभ के अवतार बने नाक की सीध चले जाते हैं। तब अमृतसर में उनकी बिरादरी वाले तंग चक्करदार गलियों में हर एक लड्डी वाले के लिए ठहर कर सब्र का समुद्र उमड़ा कर बच्चों खालसा जी, हटो भाई जी, ठहरना भाई, आने दो लाला जी, हटो बादशाह कहते हुए सफ़ेद पेंटों, खच्चरों और बत्तखों, गन्ने और खोमचे और भारे वालों के जंगल में से राह खेते हैं। क्या मजाल है कि जी और साहब बिना सुने किसी को हटना पड़े। यह बात नहीं कि उनकी जीभ चलती नहीं, पर मीठी छुरी की तरह महीन मार करती है। यदि कोई बुढ़िया बार बार चुनौती देने पर भी लीक से नहीं हटती तो उनकी वचनावली के ये नमूने हैं। हट जा जीणे जोगिए, हट जा कमरा वालिए, हट जा पुत्ता प्यारिए, बच जा लंबी वालिए। समष्टि में इनके अर्थ हैं कि तू जीने योग्य है, तू भाग्य वाली है, पुत्रों को प्यारी है, लंबी उम्र तेरे सामने है, तू क्यों मेरे पहिए के नीचे आना चाहती है, बच जा। ऐसे बम्बू काट वालों के बीच में होकर एक लड़का और लड़की चौक की एक दुकान पर आ मिले। उसके बालों और इसके ढीले सूथने से जान पड़ता था कि दोनों सिख थे। दोनों क्या थे? दोनों सिख थे। वह अपने मामा के केश धोने के लिए दही लेने आया था। क्या लेने आया था? दही लेने आया था। और यह रसोई के लिए बड़ी जो होता है, दुकानदार पर परदेसी से गुथ रहा था, जो शेर भर गीले पापड़ों की गड्डी को गिने बिना हटता न था। तेरे घर कहाँ है? तेरे घर कहाँ है? मंगरे में। और तेरे? मांझे में। यहाँ कहाँ रहती है? अतर सिंह की बैठक में। वे मेरे मामा होते हैं। मैं भी मामा के यहाँ आया हूँ। उनका घर गुरु बाजार में है। इतने में दुकानदार निपटा और
इनका सौदा देने लगा। सौदा लेकर दोनों साथ साथ चले। कुछ दूर जाकर लड़के ने मुस्कुरा कर पूछा, तेरी कुड़माई हो गई है? इस पर लड़की कुछ आंखें चढ़ाकर थत कहकर दौड़ गई और लड़का मुंह देखता रह गया। दूसरे तीसरे दिन सब्जी वाले के यहाँ, दूध वाले के यहाँ अकस्मात दोनों मिल जाते हैं। महीना भर यही चलता रहा। 2-3 बार लड़के ने पूछा, तेरी कुड़माई हो गई है? और उत्तर वही धत। एक दिन जब फिर से लड़के ने वैसे ही हंसी में चिढ़ाते हुए के लिए पूछा तो लड़की लड़के की संभावना के विरुद्ध बोली, हाँ हो गई है। कब? कब? देखती नहीं ये रेशम के कढ़ा हुआ शालू? लड़की भाग गई। लड़के ने घर की राह ली। रास्ते में एक लड़के की मोरी में ढकेल दिया। एक छावड़ी वाले की दिन भर की कमाई खोई। एक कुत्ते का पत्थर मारा और एक गोभी वाले के ठेले में दूध उड़ेल दिया। सामने नहाकर आती हुई किसी वैष्णवी से टकराकर अंधे की उपाधि पाई। तब कहीं घर पहुंचा। राम राम, यह भी कोई लड़ाई है? दिन रात खंदकों में बैठे हड्डियां अकड़ गईं। लुधियाना से 10 गुना जाड़ा और मेह और बर्फ ऊपर से पिंडलियों तक कीचड़ में धंसे हुए। जमीन कहीं दिखती नहीं। घंटे 2 घंटे में कान के पर्दे फाड़ने वाले धमाके के साथ सारी खंदक हिल जाती है और 100-100 गज धरती उछल पड़ती है। इस गैबी गोले से बचे तो कोई लड़े। नगर कोट का जलजला सूना था। यहाँ दिन में 25 जलजले होते हैं। जो कहीं खंदक से बाहर साफा या कोहनी निकल गई तो चटाक से गोली लगती है। न मालूम बेईमान मिट्टी में लेटे हुए या घास की पत्तियों में छिपे रहते हैं। लहना सिंह और 3 दिन है। 4 तो खंदक में बिता ही दिए। परसों रिलीफ आ जाएगी और फिर 7 दिन की छुट्टी। अपने हाथों झटका करेंगे और पेट भर खाकर सो रहेंगे। उसी फिरंगी मेम के बाग में मखमल का सा हरा घास है। फल और दूध की वर्षा कर देती है। लाख कहते हैं दाम लेती नहीं। कहती है तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो। 4 दिन तक एक पलक नहीं झेपी। बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। देखिए कितना मस्त कोटेशन है। बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। मुझे तो संगीन चढ़ाकर मार्च का हुक्म मिल जाए, फिर 7 जर्मनों को अकेला मारकर न लौटूं तो मुझे दरबार साहब की देहली पर मत्था टेकना नसीब ना हो। पाजी कहीं के कलों के घोड़े संगीन देखते ही मुंह फाड़ देते हैं और पैर पकड़ने लगते हैं या अंधेरे में 30-30 मन का गोला फेंकते हैं। उस दिन धावा किया था। 4 मील तक एक एक जर्मन नहीं छोड़ा था। 4 मील तक एक एक जर्मन नहीं छोड़ा था। पीछे जनरल ने हट कर जाने का कमान दिया, नहीं तो सीधे बर्लिन पहुंच जाते। क्यों? सूबेदार हजारा सिंह ने मुस्कुरा कर कहा, लड़ाई के मामले जमादार या नायब के चलाए नहीं चलते। बड़े अफसर दूर की सोचते हैं। 300 मील का सामना है। एक तरफ बढ़ गए तो क्या होगा? सूबेदार जी सच है, लहना सिंह बोला, पर करें क्या? हड्डियों में तो जाड़ा धंस गया है। सूर्य निकलता नहीं और खाई में दोनों तरफ से चंबे की बावलियों के से सोते छर रहे हैं। एक ढाबा हो जाए तो गर्मी आ जाए। ऊधमी उड़, शिगड़ी में कोले डाल। वजीरा तुम 4 जने बाल्टियां लेकर खाई का पानी बाहर फेंको। लहना सिंह, शाम हो गई है, खाई के दरवाजे का पहरा बदल दे। यह कहते हुए सूबेदार सारी खंदक में चक्कर लगाने लगे। वजीरा सिंह पलटन का विदूषक था। वजीरा सिंह क्या था? पलटन का विदूषक। बाल्टी में गंदा पानी भरकर खाई के बाहर फेंकता हुआ बोला, मैं पाधा बन गया हूँ। करो जर्मनी के बादशाह का तर्पण। इस पर सब खिलखिला पड़े और उदासी के बादल फट गए। लहना सिंह ने दूसरी बाल्टी भरकर उसके हाथ में देकर कहा, अपनी बाडी के खरबूजों में पानी दो। ऐसा खाद का पानी पंजाब भर में नहीं मिलेगा। हाँ, देश क्या है, स्वर्ग है। मैं तो लड़ाई के बाद सरकार से 10 घुमा ज़मीन यहाँ मांग लूँगा और फलों के बूटे लगाऊँगा। लाड़ी होरा को भी यहाँ बुला लोगे या वहीं दूध पिलाने वाली फिरंगी मैम चुप कर
यहाँ वालों को शर्म नहीं, देश देश की चाल है। आज तक मैं उसे समझा ना सका कि सिख तंबाकू नहीं खाते। वह सिगरेट देते में हट करती है, होठों में लगाना चाहती है और मैं पीछे हटता हूँ तो समझती है कि राजा बुरा मान गया, अब मेरे मुल्क के लिए लड़ेगा नहीं। अच्छा, अब बोधा सिंह कैसा है? अच्छा है, जैसे मैं जानता ही ना हूँ। रात भर तुम अपने कंबल उसे चढ़ाते हो और आप सिगुड़ी के सहारे गुजर करते हो। उसके पहरे पर आप पहरा दे आते हो। अपने सूखे लकड़ी के तख्तों पर उसे सुलाते हो। आप कीचड़ में पड़े रहते हो, कहीं तुम ना मादे पड़ जाना। जाड़ा क्या है, मौत है, और निमोनिया से मरने वालों को मुरब्बे नहीं मिला करते क्या? निमोनिया से मरने वालों को मुरब्बे नहीं मिला करते। मेरा डर मत करो, मैं तो बुलेल की खड्ड के किनारे मरूंगा। भाई कीरत सिंह की गोद पर मेरा सिर होगा और मेरे हाथ के लगाए हुए आंगन के आम के पेड़ की छाया होगी। कौन कह रहा है? लहना सिंह कह रहा है। बजीरा सिंह ने त्योरी चढ़ाकर कहा, क्या मरने मारने की बात लगाई है? मरे जर्मनी और तुर्क। क्या मरने मारने की बात लगाई रखी है? मरे जर्मनी और तुर्क। हाँ भाइयों, कुछ गाओ। दिल्ली शहर ते पिशार नू दाजिए, कर लेड़ा लौंगा दा बपार माड़िए, कर लेड़ा नड़ेदा सौदा अड़िए, लाड़ा चटाका कदुए नू, कद्दू बड़या वे मज़ेदार गोरिए, होड़ लाड़ा चटाका कदुए नू। कौन जानता था कि दाढ़ियों वाले घिरबारी सिख ऐसा लुच्चों के गीत गाएंगे। पर सारी खंदक इस गीत से गूंज उठी और सिपाही फिर ताजे हो गए, मानो 4 दिन से सोते और मौज ही करते रहे हैं। दोपहर रात गई, अंधेरा है, सन्नाटा छाया हुआ है। बोधा सिंह खाली बिस्कुटों के 3 टीनों पर अपने दोनों कंबल बिछाकर और लहना सिंह के 2 कंबल और एक बरान कोट ओढ़कर सो रहा है। लहना सिंह पहरे पर खड़ा हुआ है, एक आंख खाई के मुंह पर है और एक बोधा सिंह के दुबले शरीर पर। बोधा सिंह का रहा, क्यों बोधा भाई, क्या है? पानी पिला दो। लहना सिंह ने कटोरा उसके मुंह से लगाकर पूछा। कहो कैसे हो? पानी पीकर बोधा बोला, कंपनी छूट रही है, रोम रोम में तार दौड़ रहे हैं, दांत बज रहे हैं। अच्छा मेरी जर्सी पहन लो। और तुम? मेरे पास सिगड़ी है और मुझे गर्मी लगती है, पसीना आ रहा है। ना, मैं नहीं पहनता। 4 दिन से तुम मेरे लिए। हाँ याद आई, मेरे पास दूसरी गर्म जर्सी है, आज सवेरे ही आई है, विलायत से मैम बुन बुन कर भेज रही हैं, गुरु उनका भला करे। यूँ कहकर लहना अपना कोट उतार कर जर्सी उतारने लगा। सच कहते हो और नहीं झूठ? यूँ कहकर नहीं करते बोधा को उसने ज़बरदस्ती जर्सी पहना दी और आप खाकी कोट और जीन का कुर्ता भर पहनकर साफ पहरे पर आ खड़ा हुआ। मेम की जर्सी की कथा केवल कथा थी। आधा घंटा बीता, इतने में खाई के मुंह से आवाज़ आई, सूबेदार हजारा सिंह। कौन? लेफ्टिनेंट साहब। हुक्म हुजूर, कहकर सूबेदार तनकर फौजी सलाम करके सामने हुआ। देखो, इसी दम धावा करना होगा। मील भर की दूरी पर पूरब के कोनों में एक जर्मन खाई है, उसमें 50 से ज़्यादा जर्मन नहीं हैं। कितने? 50 से ज़्यादा जर्मन नहीं हैं। इन पेड़ों के नीचे नीचे 2 खेत काट कर रास्ता है, 3-4 घुमाव है, जहाँ मोड़ है वहाँ 15 जवान खड़े कर आया हूँ। तुम यहाँ 10 आदमी छोड़कर सबको साथ ले उनसे जा मिलो। खंदक छीन कर वहीं जब तक दूसरा हुक्म न मिले डटे रहो। हम यहाँ रहेंगे, जो हुक्म। चुपचाप सब तैयार हो गए। बोधा भी कंबल उतार कर चलने लगा। तब लहना सिंह ने उसे रोका। लहना सिंह आगे हुआ तो बोधा के बाप सूबेदार ने उंगली से बोधा की ओर इशारा किया। लहना सिंह समझकर चुप हो गया। पीछे 10 आदमी कौन रहे, इस पर बड़ी हुज्जत हुई। कोई रहना न चाहता था। समझा बुझाकर सूबेदार ने मार्च किया। लेफ्टिनेंट साहब लहना की सिगुड़ी के पास मुंह फेर कर खड़े हो गए और जेब से सिगरेट निकालकर सुलगाने लगे। 10 मिनट बाद उन्होंने लहना की ओर हाथ बढ़ाकर कहा, लो तुम भी पियो। आंख मारते मारते लहना सिंह सब समझ गया। मुंह का भाव छिपाकर बोला, लाओ साहब। हाथ आगे करते ही उसने
सिगड़ी के उजाले में साहब का मुंह देखा, बाल देखे और उसका माथा ठनका। लपटन साहब के पट्टियों वाले बाल एक दिन में ही कहाँ उड़ गए और उनकी जगह कैदियों से कटे बाल कहाँ से आ गए। शायद साहब शराब पिए हुए हैं और उन्हें बाल कटवाने का मौका मिल गया है। लहना सिंह ने जांचना चाहा। लपटन साहब 5 वर्ष से उसकी रेजिमेंट में थे। क्यों साहब, हम लोग हिंदुस्तान कब जाएंगे? लड़ाई खत्म होने पर। क्यों, क्या यह देश पसंद नहीं? नहीं साहब, शिकार के वे मज़े यहाँ कहाँ याद हैं? पर साल नकली लड़ाई के पीछे हम आप जगाधरी ज़िले में शिकार करने गए थे। हाँ हाँ, वहीं जब आप खोते पर सवार थे और आपका खानसामा अब्दुल्ला रास्ते के एक मंदिर में जल चढ़ाने को रह गया था। बेशक पाजी कहीं का, सामने से वह नील गाय निकली कि ऐसी बड़ी मैंने कभी न देखी थी। और आपकी एक गोली कंधे में लगी और पुट्टे में निकली। ऐसे अफसर के साथ शिकार खेलने में मज़ा है। क्यों साहब, शिमले से तैयार होकर उस नील गाय का सिर आ गया था ना। आपने कहा था कि रेजिमेंट की मैस में लगाएंगे। हाँ, पर मैंने वह विलायत भेज दिया। ऐसे बड़े बड़े सींग 2-2 फुट के तो होंगे। हाँ, लहना सिंह 2 फुट 4 इंच के थे। कितने सींग? 2 फुट 4 इंच के। तुमने सिगरेट नहीं पिया? पीता हूँ साहब, दियसलाई ले आता हूँ, कहकर लहना सिंह खंदक में घुसा। अब उसे संदेह नहीं रहा। उसने झटपट निश्चय कर लिया कि क्या करना चाहिए। अंधेरे में किसी सोने वाले से वह टकराया। कौन, वजीरा सिंह? हाँ। क्यों लहना सिंह, क्या क़यामत आ गई है? जरा तो आँख लगने दी होती। होश में आओ, क़यामत आई है और लपटन साहब की वर्दी पहनकर आई है। क्या? लपटन साहब या तो मारे गए हैं या कैद हो गए हैं। उनकी वर्दी पहनकर यहाँ कोई जर्मन आया है। सूबेदार ने इसका मुंह नहीं देखा। मैंने देखा और बातें की है। सोहरा साफ उर्दू बोलता है और पर किताबी उर्दू, और मुझे पीने को सिगरेट दिया है। तो अब मारे गए। धोखा है। सूबेदार कीचड़ में चक्कर काटते फिरेंगे और यहाँ खाई पर धावा होगा। उठो, एक काम करो। पलटन के पैरों के निशान देखते देखते दौड़ जाओ। अभी बहुत दूर न गए होंगे। सूबेदार से कहो एकदम लौट आए। खंदक की बात झूठ है, चले जाओ। खंदक के पीछे से निकल जाओ। पता तक न खड़के देर मत करो। पत्ता तक न खड़के देर मत करो। हुक्म तो यह है कि यहीं ऐसी तैसी हुक्म की मेरा हुक्म जमादार रहना सिंह, जो इस वक्त यहाँ सबसे बड़ा अफसर है, उसका हुक्म है। मैं लपटन साहब की खबर लेता हूँ। पर यहाँ तो तुम 8 ही हो। 8 नहीं 10 लाख। एक एक अकालिया सिख 1.25 लाख के बराबर होता है। चले जाओ। लौटकर खाई के मुहाने पर लहना सिंह दीवार से चिपक गया। उसने देखा कि लपटन साहब ने जेब से बेल के बराबर 3 गोले निकाले। तीनों को जगह जगह खंदक की दीवारों में घुसेड़ दिया और तीनों में एक तार सा बांध दिया। तार के आगे सूत की एक गुत्थी थी, जिसे सिगड़ी के पास रखा। बाहर की तरफ जाकर एक दियसलाई जलाकर गुत्थी पर रखने, बिजली की तरह दोनों हाथों से उल्टी बंदूक को उठाकर लहना सिंह ने साहब की कोहनी पर तान कर दे मारा। धमाके के साथ साहब के साथ हाथ से दियसलाई गिर पड़ी। लहना सिंह ने एक कुंदा साहब की गर्दन पर मारा और साहब आँख मीन गॉट कहते हुए चित्त हो गए। लहना सिंह ने तीनों गोले बीन कर खंदक के बाहर फेंके और साहब को घसीट कर सिगड़ी के पास लिटाया। जेबों की तलाशी थी। 3-4 लिफाफे और एक डायरी निकालकर उन्हें अपनी जेब के हवाले किया। साहब की मूर्छा हटी। लहना सिंह हंसकर बोला, क्यों लपटन साहब, मिजाज कैसा है? आज मैंने बहुत बातें सीखी। यह सीखा कि सिख सिगरेट पीते हैं। यह सीखा कि जगाधरी के जिले में नीलगायें होती हैं और उनके 2 फुट 4 इंच सींग होते हैं। यह सीखा कि मुसलमान खानसामा मूर्तियों पर जल चढ़ाते हैं और लपटन साहब खोते पर चढ़ते हैं।
पर यह तो कहो ऐसी साफ उर्दू कहाँ से सीख आए। हमारे लेफ्टिनेंट साहब तो बिन डेम के 5 लफ्ज भी नहीं बोला करते थे। लहना ने पतलून के जेबों की तलाशी नहीं ली थी। साहब ने मानो जाड़े से बचने के लिए दोनों हाथ जेबों में डाले। लहना सिंह कहता गया, चालाक तो बड़े बड़े हो, पर माझे का लहना इतने बरस लेफ्टिनेंट साहब के साथ रहा है। उसे चकमा देने के लिए 4 आंखें चाहिए। 3 महीने हुए एक तुर्की मौलवी मेरे गांव आया था। औरतों को बच्चे होने की तावीज़ बांटता था और बच्चों को दवाई देता था। चौधरी के बड़ के नीचे मंजा बिछाकर हुक्का पीता रहता था और कहता था कि जर्मनी वाले बड़े पंडित हैं। वेद पढ़ पढ़ कर उसमें से विमान चलाने की विद्या जान गए हैं। गौ को नहीं मारते, हिंदुस्तान में आ जाएंगे तो गौहत्या बंद कर देंगे। मंडी के बनियों को बहकाता कि डाक खाने से रुपया निकाल लो, सरकार का राज जाने वाला है। डाक बाबू पोल्हू राम भी डर गया था। कौन? डाक बाबू पोल्हू राम। मैंने मुल्ला जी की दाढ़ी मूड़ दी थी और गांव से बाहर निकाल कर कहा था कि मेरे गांव में अब पैर रखा तो साहब की जेब में से पिस्तौल चली और लहना की जांघ में गोली लगी। इधर लहना की हेनरी मार्टिन की 2 फायरों ने साहब की कपाल क्रिया कर दी। धड़ाका सुनकर सब दौड़ आए। हेनरी मार्टिन बोधा चिल्लाया, क्या है? लहना सिंह ने उसे यह कहकर सुला दिया कि एक हड़का हुआ कुत्ता आया था, मार दिया। और औरों ने सब हाल कह दिया। सब बंदूकें लेकर तैयार हो गए। लहना ने साफा फाड़कर घाव के दोनों तरफ पट्टियां कसकर बांधी। घाव मांस में ही था। पट्टियों के कसने से लहू निकलना बंद हो गया। इतने में 70 जर्मन चिल्लाकर खाई में घुस पड़े। सिखों की बंदूकों की बाढ़ से पहले धावे को रोका, दूसरों को रोका, पर यहाँ थे 8। लहना सिंह तक कर मार रहा था। वह खड़ा था और लेटे हुए थे और वे 70 अपने मुर्दा भाइयों के शरीर पर चढ़कर जर्मन आगे घुस आते थे। थोड़े से मिनटों में वे अचानक आवाज़ आई, वाहेगुरु की फतह, वाहेगुरु का खालसा, और धड़ाधड़ बंदूकों के फायर जर्मनों की पीठ पर पड़ने लगे। ऐन मौके पर जर्मन 2 चक्की के पाटों के बीच में आ गए। पीछे सूबेदार हजारा सिंह के जवान आग बरसाते थे और सामने लहना सिंह के साथियों के संगीत चल रहे थे। पास आने पर पीछे वाले ने भी संगीन पिरोना शुरू कर दिया। एक किलकारी और अकाल सिक्खा दी फौज आई, वाहेगुरु की फतह, वाहेगुरु का खालसा, सत श्री अकाल पुरख, और लड़ाई खत्म हो गई। 63 जर्मन या तो खेत में रहे थे या कराह रहे थे। सिखों में 15 के प्राण गए। 15 सिख भी मर गए थे। सूबेदार के दाहिने कंधे पर में से गोली आर पार निकल गई। लहना सिंह की पसली में एक गोली लगी। उसने घाव को खंदक की गीली मिट्टी से पूर लिया और बाकी का साफा कसकर कमरबंद की तरह लपेट लिया। किसी को खबर न हुई कि लहना को दूसरा भारी घाव लगा है। लड़ाई के समय चाँद निकल आया था, ऐसा चाँद जिसके प्रकाश में से संस्कृत कवियों का दिया हुआ छई नाम सार्थक होता है। और हवा ऐसी चल रही थी जैसे बाण भट्ट की भाषा में दंत बीड़ो देशाचार्य कहलाती है। वजीरा सिंह कह रहा था कि कैसे मन भर फ्रांस की भूमि मेरे बूटों से चिपक रही थी। जब मैं दौड़ा सूबेदार के पीछे गया था, सूबेदार हजारा लहना सिंह से सारा हाल सुन और कागजात पाकर वे उसकी तुरंत बुद्धि को सराह रहे थे और कह रहे थे कि तू न होता तो आज सब मारे जाते। इस लड़ाई की आवाज़ 3 मील दाहिनी ओर की खाई वालों ने सुन ली थी। उन्होंने पीछे टेलीफोन कर दिया था। वहाँ से झटपट 2 डॉक्टर और 2 बीमार ढोने की गाड़ियाँ चलीं। 2-4 जो कोई 1.5 घंटे के अंदर पहुँची। फील्ड अस्पताल नज़दीक था। सुबह होते होते वहाँ पहुँच जाएंगे, इसलिए मामूली पट्टी बांधकर एक गाड़ी में घायल लिटाए गए और दूसरी में लाशें रखी गईं। सूबेदार ने लहना सिंह की जांघ में पट्टी बंधवानी चाहिए, पर उसने यह कहकर टाल दिया कि थोड़ा घाव है, सवेरे देखा जाएगा।
बोधा सिंह की कसम है और सूबेदारनी जी की सौगंध है, जो इस गाड़ी में ना चले जाओ और तुम मेरे लिए वह पहुंचकर गाड़ी भेज देना। कौन कहता है? बोधा सिंह। और जर्मन मुर्दों के लिए भी तो, ये लैना सिंह कह रहा है कि मेरे लिए गाड़ी भेज देना, और जर्मन मुर्दों के लिए भी तो गाड़ियाँ आती होंगी। मेरा हाल बुरा नहीं है, देखते नहीं मैं खड़ा हूँ, वजीरा सिंह मेरे पास ही है। अच्छा था, अच्छा, पर बोधा गाड़ी पर लेट गया। भला आप भी चढ़ जाओ। सुनिए तो सूबेदारनी होरा को चिट्ठी लिखो तो मेरा मत्था टेकना, लिख देना, और जब घर जाओ तो कह देना कि मुझसे जो उसने कहा था वह मैंने कर दिया। यही उसने कहा था जो इस कहानी का शीर्षक है, यहीं से यह और भी प्रासंगिक होता है कि और जब घर जाओ तो कह देना कि मुझसे जो उसने कहा था वह मैंने कर दिया। गाड़ियाँ चल पड़ी थीं। सूबेदार ने चढ़ते चढ़ते लहना का हाथ पकड़कर कहा, तैने मेरे और बोधा के प्राण बचाए हैं, लिखना कैसा, साथ ही घर चलेंगे। अपनी सूबेदारनी को तू ही कह देना उसने क्या कहा था। अब आप गाड़ी पर चढ़ जाओ, मैंने जो कहा वह लिख देना और कह भी देना। गाड़ी के जाते लहना लेट गया। वजीरा पानी पिला दे और मेरा कमरबंद खोल दे, तर हो रहा है। मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है। क्या शानदार पंक्ति है। जन भर की घटनाएं एक एक करके सामने आने आती हैं, सारे दृश्यों के रंग साफ होते हैं और समय की धुंध बिल्कुल उन पर से हट जाती है। लैना सिंह 12 वर्ष का था। कितने वर्ष का था, यह प्रश्न पूछा गया था। अमृतसर में मामा के यहाँ आया हुआ था। दही वाले के यहाँ, सब्जी वाले के यहाँ, हर कहीं उसे एक 8 वर्ष की लड़की मिल जाती है। यानी लैना सिंह और सूबेदारनी दोनों की उम्र कितनी थी? लैना सिंह की 12 वर्ष और उसकी सूबेदारनी की 8 वर्ष। जब वो पहली बार मिलते हैं, जब वह पूछता है तेरी कुड़माई हो गई है, तब थत्त कहकर वो भाग जाती है। एक दिन उसने वैसा ही पूछा तो उसने कहा, हाँ कल हो गई, देखते नहीं ये रेशम के फूलों वाला शालू। सुनते ही लहना को दुख हुआ, क्रोध हुआ। क्यों हुआ? वजीरा सिंह पानी पिला दो। 25 वर्ष बीत गए। अब लहना सिंह 77 राइफल्स में जमादार हो गया है। 8 वर्ष की कन्या का ध्यान ही न रहा, न मालूम वह कभी मिली थी या नहीं। 7 दिन की छुट्टी लेकर जमीन के मुकदमे की पैरवी करने वह अपने घर गया था। वहाँ रेजिमेंट के अफसर की चिट्ठी मिली कि फौज लाम पर जाती है, फ़ौरन चले जाओ। साथ ही सूबेदार हजारा सिंह की चिट्ठी मिली कि मैं और बोधा सिंह भी लाम पर जाते हैं, लौटते हुए हमारे घर होते जाना, साथ ही चलेंगे। सूबेदार का गांव रास्ते में पड़ता था और सूबेदार उसे बहुत चाहता था। लैना सिंह सूबेदार के यहाँ पहुँचा। जब चलने लगे तब सूबेदार बेड़े में से निकल कर आया। बोला, लहना सूबेदारनी तुमको जानती है, बुलाती है, जा मिला। सूबेदारनी यानी जो बोधा सिंह की पत्नी है, सूबेदार की पत्नी है और बोधा सिंह उसका लड़का है। लैना सिंह भीतर पहुंचा। सूबेदारनी मुझे जानती है, कब से? रेजिमेंट के क्वार्टरों में तो कभी सूबेदार के घर के लोग रहे नहीं। दरवाजे पर जाकर मत्था टेकना, कहा आशीष सुनी। लैना सिंह चुप। मुझे पहचाना नहीं? तेरी कुड़माई हो गई? थत कल हो गई, देखते नहीं रेशमी बूटों का सालू अमृतसर में। भाव की टकराहट से मूर्छा खुली, करवट बदली, पसली का घाव बह निकला। वजीरा पानी पिला, उसने कहा। स्वप्न चल रहा था। सूबेदारनी कह रही थी, मैंने तेरे को आते ही पहचान लिया। एक काम कहती हूँ, मेरे तो भाग फूट गए। सरकार ने बहादुरी का खिताब दिया है, लायलपुर में ज़मीन दी है। आज नमक हलाली का मौका आया है, पर सरकार ने हम तीमियों की एक घघरिया पलटन क्यों न बना दी, जो मैं भी सूबेदार जी के साथ चली जाती। एक बेटा फौज में भर्ती हुए उसे 1 ही बरस हुआ, उसके पीछे 4 और हुए, पर एक भी नहीं जिया। सूबेदारनी रोने लगी। अब दोनों जाते हैं मेरे भाग। तुम्हें याद है एक दिन तांगे वाले का घोड़ा दही वाले की दुकान के पास बिगड़ गया था। तुमने उस दिन मेरे प्राण बचाए थे। आप घोड़े की लातों में चले गए थे और मुझे उठाकर दुकान के तख्ते पर खड़ा कर दिया था। ऐसे ही इन दोनों को बचाना, यह मेरी भिक्षा है। तुम्हारे आगे आंचल पसारती हूँ।
रोती रोती सूबेदारनी ओबरी में चली गई। लहना भी आंसू पोंछता हुआ बाहर आया। वजीरा सिंह पानी पिला, उसने कहा। लहना का सिर अपनी गोद में लिटाए वजीरा सिंह बैठा है। जब मांगता है तब पानी पिला देता है। आधे घंटे तक लहना चुप रहा, फिर बोला, कौन, कीरत सिंह? वजीरा ने कुछ समझकर कहा, हाँ भैया, मुझे और ऊंचा कर ले, अपने पट्टे पर मेरा सिर रख ले। वजीरा ने वैसे ही किया। हाँ अब ठीक है, पानी पिला दे बस। अब के हाड़ में यह आम खूब फलेगा। चचा भतीजा दोनों यहीं बैठकर आम खाना। जितना बड़ा तेरा भतीजा है उतना ही यह आम है। जिस महीने उसका जन्म हुआ था उसी महीने में मैंने इसे लगाया था। वजीरा सिंह के आंसू टप टप टपक रहे थे। कुछ दिन पीछे लोगों ने अखबारों में पढ़ा, फ्रांस और बेल्जियम 68वीं सूची, मैदान में घावों से मरा नंबर 77 सिख राइफल्स, जमादार लहना सिंह जो कि 77 नंबर सिख राइफल्स के नाम से जाना जाता था, उसकी अब देहांत हो चुकी है, जिसकी खबर लोग अखबारों में पढ़ते हैं। अब हम इस कहानी से संबंधित पीवाईक्यू, सभी पीवाईक्यू को देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं पहला पीवाईक्यू है, यह कहानी आपको कैसी लगी? आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कहानी का पाठ कैसा लगा। पीवाईक्यू हम इसलिए करते हैं ताकि हम जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य कहानी का पाठ किए हैं, हम तुरंत उससे पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाने के बाद हमारे अंदर ये संतुष्टि मिल पाए कि हमने कितना प्रश्न सही कर लिया। इसको देखते हैं। निम्न कहानियों को उसके उनसे संबंध पात्रों के साथ सुमेलित कीजिए। आकाशदीप कहानी की पात्र कौन है? बुद्धगुप्त, आप देख सकते हैं। गैंग्रीन कहानी की पात्र है मालती, उसने कहा था बोधा सिंह। और अतुल, दिल्ली में एक और मौत, यानी इसका ए का है तीसरा, पहला ऑप्शन सही है। उत्तर की तरफ हम चलते हैं, आप उत्तर देख सकते हैं। यह प्रश्न पूछा गया था यूजीसी नेट हिंदी जुलाई 2018 में। आप बिल्कुल एविडेंस के साथ में लेके आता हूँ। आप देखिए, कहानी आकाशदीप, इसके पात्र हैं बुद्धगुप्त। कहानी के कहानीकार हैं जयशंकर प्रसाद। कहानी का प्रकाशन वर्ष हुआ था 1929। दिल्ली में एक मौत, इस कहानी के पात्र हैं अतुल। यह कहानी है कमलेश्वर की। यह कहानी आपके सिलेबस में नहीं लगी हुई है, लेकिन फिर भी इस कहानी से प्रश्न पूछा गया है। उसने कहा था कहानी के पात्र हैं बोधा सिंह। यह कहानी है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। इसका प्रकाशन है 1915। कहानी है गैंग्रीन, इसकी पात्र हैं मालती। यह कहानी है अज्ञेय की। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2। प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर रचित कहानी है। निसंदेह आपको अब आप अभी इस समय तो इसका उत्तर दे पाओगे, क्योंकि आपको ही पता है हम उसने कहा था कहानी से संबंधित पीवाईक्यू कर रहे हैं। लेकिन जब 10 यूनिट के बीच से यह प्रश्न पूछा जाए और ऐसे प्रश्न को आप कर पाओ तो समझो आपकी तैयारी 100% व्यवस्थित है। यदि आप ऐसे प्रश्न नहीं कर पा रहे हैं तो तुरंत इस वीडियो को अच्छे से देखिए और टेक्स्ट पढ़िए ताकि आप कर पाएँ। इस प्रश्न का उत्तर होगा ए, उसने कहा था। उत्तर भी आप देख सकते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या है 3। इसमें सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। ए पहले में पात्र है, दूसरे सूची में कहानियाँ हैं। लहना सिंह किस कहानी का पात्र है? उसने कहा था। शामनाथ चीफ की दावत, लतिका परिंदे और पीरबक्स पर्दा कहानी के पात्र हैं। लहना सिंह उसने कहा था, यानी ए का 4 जिसमें भी है, यानी डी ऑप्शन इसका सही है, आप दे सकते हैं। लहना सिंह उसने कहा था चंद्र शर्मा गुलेरी। पीरबक्स पर्दा कहानी के का पात्र है, उसके लेखक हैं यशपाल। लतिका परिंदे कहानी की पात्र है, इसके लेखक हैं निर्मल वर्मा। शामनाथ चीफ की दावत कहानी के पात्र हैं और इसके लेखक हैं भीष्म साहनी। यह प्रश्न देखिए पूछा गया था यूजीसी नेट हिंदी दिसंबर 2020 और जून 2021 शिफ्ट 2 में। ये दोनों शिफ्ट को एक बार कंपाइल कर दिया गया था, दोनों सेशन को। अगला प्रश्न हम देखते हैं। प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर रचित कहानी है। उसने कहा था। यह प्रश्न कई बार रिपीट हुआ है बहुत सारे एग्ज़ाम में। यह प्रश्न देखिए यूजीसी नेट हिंदी दिसंबर 21 और जून 2022 शिफ्ट 1 में पूछा गया था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। उसने कहा था में आए पंजाबी शब्दों के अर्थ बताने हैं। कुड़माई अर्थात मंगनी,
जैसा वो पूछता है, कौन? लहना सिंह। सूबेदारनी से क्या तेरी कुड़माई हो गई है? ए का दूसरा होगा, आप दो ऑप्शन को कट कर सकते हैं, ए का दूसरा दो ऑप्शन में है। उसके बाद देखिए घुमाओ, तीमियों और तिमी यानी स्त्रियां होती हैं, तीमियों यानी स्त्रियों और तिमी यानी स्त्री, ठीक है। इसका देखिए डी का 3 जिसमें है, डी का 3 दो में है। उसके बाद हम देखते हैं एक बार B1 या B4। खोते, सी का 1 होगा, आप देख सकते हैं इस प्रश्न का उत्तर है सी। उत्तर की तरफ चलते हैं, देखिए सी है। ये सारे पीडीएफ के लिए आप मेरे से टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, आप उसे ज्वाइन करिए, मैं सारे पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दूंगा। या फिर अगर आपको दूसरे प्लेटफॉर्म से भी अगर ऐसे प्रश्न का ये सारे पीडीएफ चाहिए, वहाँ भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा। आपको कमेंट बॉक्स में एक्टिव रहना है और कमेंट बॉक्स में बताना है। अगले प्रश्न का उत्तर, इस प्रश्न का उत्तर मैं आपको होमवर्क देता हूँ, आप होमवर्क करके आइएगा। मैं प्रश्न पढ़ देता हूँ, करके नहीं आना, आप कमेंट बॉक्स में उत्तर दे देना। मैं 3 या 4 दिन में डिस्क्रिप्शन में ही इसका उत्तर डाल दूंगा, ताकि 3-4 दिन में देखता हूँ कितने लोगों का कमेंट आता है। उसने कहा था कहानी के आधार पर उपयुक्त कथन है। ए, लाहौर के बम्बू काट वालों की बोली मरहम लगाने का काम करती है। बी, वजीरा सिंह पलटन का विदूषक था, वह बाल्टी में से गंदला पानी फेंकते हुए जर्मनी के बादशाह का तर्पण करने लगता है। सी, सूबेदारनी ने अपने पति और बेटे को बचाने की गुहार लगाई। डी, लहना सिंह देसलाई से सिगरेट जलाकर पीने लगा। ई, लहना सिंह नंबर 77 राइफल्स में जमादार हो गया है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ए केवल ए, बी और ई, दूसरा केवल ए, सी और डी, तीसरा केवल बी, सी और ई, चौथा केवल सी, डी, ई। इसका उत्तर मैंने नहीं लिखा है, आप इसका उत्तर दीजिए कमेंट बॉक्स में। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आराम से पढ़िए और उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। थैंक यू, आज आप लोगों ने हमारे इस सेशन में आप लोग जुड़े। मिलते हैं जल्द ही इस उसने कहा था कहानी के एमसीक्यू के साथ। जल्दी मिलेंगे आपके साथ, और तब तक के लिए आप सभी अपनी तैयारी जारी रखिए। धन्यवाद, थैंक यू, आप स्वस्थ रहिए।